चलिए तो शुरू करते हैं रामायण को। क्या चल रहा था? अपने टॉपिक का नाम क्या है पता है? क्या नाम बताऊं? बोलो रे। टेंस। क्या नाम है टॉपिक का? टेंस। टेंस के अंदर हमने आपको कितने बताए? टेंस 3। हिंदी में इसको क्या बोल देते हैं? काल है। इस काल का महाकाल से कोई लेना देना नहीं, ये अंग्रेजी का है। ठीक है, नंबर लाना है इसलिए पढ़ना पड़ रहा है। 3 कौन कौन से? एक तो वर्तमान समय जो चल रहा है, एक समय जो बीत गया, एक समय जो अब आएगा। एग्जाम्पल के लिए समझें तो जैसे किसी टाइम आपने जन्म लिया था, है ना, वो पास्ट टेंस है। अभी आप मौज मार रहे हो, ये प्रेजेंट टेंस है। और भविष्य में जिंदगी को काटोगे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस हो जाएगा। क्यों काटोगे? क्योंकि टाइम भी ऐसे ही आ गया। लेकिन अगर आप अभी अच्छे से मेहनत करेंगे तो भविष्य में आपको टाइम मतलब काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जिंदगी को अच्छे से जियोगे, तो वो अच्छा भविष्य। जो चीज बीत गई है, जो टाइम बीत गया है, वो उसी को हमने क्या बोल दिया भैया जी? पास्ट। क्या बोल दिया? पास्ट। और जो नहीं बीता है, जिसमें अपन जी रहे हैं, जो अभी चल रहा है, उसको बोल दिया प्रेजेंट। क्या बोल दिया? प्रेजेंट। और जो अब आएगा उसको हमने क्या कह दिया था? फ्यूचर। अब आप देखना, जैसे कोई आदमी पहले मुख्यमंत्री रहा हुआ है, अभी मुख्यमंत्री बदल गया। अशोक जी गहलोत जैसे पहले मुख्यमंत्री थे, तो उनके नाम के नीचे लिखा आता है भूतपूर्व मुख्यमंत्री। भूतपूर्व का मतलब पुराने टाइम। ठीक है। और जो अपने भजन लाल जी शर्मा है, उनके नाम क्या क्या आता है? मुख्यमंत्री। ठीक है। चलो, तो इस तरीके से। और भविष्य की चीजों के लिए एक शब्द और यूज करते हैं, भावी। क्या यूज करते हैं? भावी। क्या यूज करते हैं? भावी। गांव में कोई आदमी ऐसा है जो सरपंच बनने लायक है, लोगों की सेवा करता है, दिखावा करता है, बहन बाबा सब उनके कहते हैं भावी सरपंच साहब है। क्या कहते हैं? भावी भविष्य। तो ये चीजें हो गई टेंस, यानी कि काल 3 तरह का हो गया आपका, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस। अब इसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो पास्ट है, जो चीजें बीती है, वो 3 तरीके से, 4 तरीके से बीत चुकी है। 4 तरीके से कैसे बीती? जैसे कि मैं यहां पर फॉर एग्जाम्पल आपसे कहूं, समझना एक बात को। मैं कह दूं राज रोया। राज रोया, उसकी मम्मी ने उसको लठ मेले तबियत के, तो राज रोया। पुरानी बात है कि नहीं है? बताओ, पुरानी बात है। दूसरा, मैं कह दूं कि राज रो रहा था, ये भी पुरानी बात है, ये भी पुरानी बात ही है। राज रो रहा था अभी की बात भी नहीं है, भविष्य की भी नहीं है, पुरानी बात है। और मैं अब मान लो अपन उसके घर पे पहुंचा, वो आंसू पहुंचे कंप्लीट जबरदस्ती चेहरा ठीक कर रहा हो, है, अपन कहते हैं कि राज रो लिया था। राज रो लिया था या राज रो चुका था, ये भी पुरानी बात है। और ये भी हो सकता है कि राज आधे घंटे से चिढ़ा रहा था, आधे घंटे से रो रहा था। क्या ये सारी की सारी बातें पुरानी है कि नहीं है? सारी बातें पुरानी, सारी की सारी बातें पास्ट की है, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, यानी पास्ट में भी अंतर रहता है, तो वैसे ही प्रेजेंट में भी अंतर रहेगा। मान लीजिए मैं कह दूं राज रोता है, राज रो रहा है, राज रो चुका है, राज पूर्ण घंटे से रो रहा है। ठीक है। तो पास्ट में क्या है कि वाक्य से ही आपको पता चल जाएगा कि बीत गई बात है, पुरानी बातें हैं। और वर्तमान में पीछे पीछे है आएगा, तो उससे पता चल जाएगा ये आपके प्रेजेंट। और इस फ्यूचर के लिए पीछे पीछे क्या आता है? गा आता है दोस्तों। क्या आता है दोस्तों? एग्जाम्पल के लिए समझो तो यहाँ पर था थे थी की फैमिली आती है, यहाँ पर हा ही की फैमिली आती है, और यहाँ पर गागेगी की फैमिली आती है। मैं जयपुर जाऊंगा, पास्ट टेंस हो गया। हाँ कर दिया। हाँ कैसे हो गया? मैं जयपुर जाऊंगा, पास्ट कैसे हो गया बेटा? फ्यूचर है ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और मैं जयपुर गया, ये प्रेजेंट है, फिर इसमें हाँ कर रहा है, फिर वही बात होगी ना। इसलिए सोच समझ के मेरी बात में ऐसे आन बंधु हाँ नहीं करते बेटा। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, फ्यूचर की बातें गागेगी आता है, वर्तमान की बातें में है आता है, और पास्ट की बातों में था थे थी अभी आता है, और कुछ इनके अलावा भी आ सकता है। जैसे इनमें तो पक्का है ही है, था थे थी, तीनों में था आएगा। लेकिन इस वाले में देखो था आना जरूरी नहीं है,
राज रोया, मोहन सोया, उसने चाबी को खोया। तो इन सब के पीछे या भी आ रहा, कुछ और भी आ सकता है। मैंने सांप देखा, खा गया। तो जनरली था आएगा, इनमें जनरली है आएगा, इनमें जनरली क्या आएगा। अब क्या करें, सन को कैसे डिवाइड करें, एक सेंटेंस लेके बताओ। तो मैं आपको कहूं कि जो टेंस है, इसके हमने जो 3 पार्ट बनाए हैं, एक को हमने कहा पास्ट, दूसरे को हमने कहा प्रेजेंट, और तीसरे को हमने कहा फुटूरे, फ्यूचर टेंस कहा। इसके मैंने कहा 4 तरीके से सेंटेंस लिखे जा सकते हैं, इसके भी 4 तरीके से सेंटेंस लिखे जा सकते हैं, और इसके भी 4 तरीके से सेंटेंस लिखे जा सकते हैं। तो आप किसी भी कैलकुलेटर में अगर जोड़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 4 4 8 और 4 कितने होते हैं, 12। ठीक है, इसका मतलब हमें मोटा माटी कितने टेंस पढ़ने हैं, 12। कितने टेंस पढ़ने हैं, 12। ये जो वाक्य 4 तरीके के थे पास्ट में जो पहला तरीका था राज रोया, वो था आपका पास्ट सिंपल। क्या था, पास्ट सिंपल, है ना। वैसा ही वाक्य अगर प्रेजेंट में आएगा तो वो वाक्य हो जाएगा आपका प्रेजेंट सिंपल। वैसा ही फ्यूचर में आएगा तो फ्यूचर सिंपल। समझ में आ गई बात। और फिर मैंने कहा कि राज रो रहा था, है ना। हाँ जी मुकेश जी, ऊपर है वो RS80 में, फ्यूचर में सिंपल। फिर मैंने कहा राज रो रहा था, या राज रो रहा है, या राज रो रहा होगा, तो इधर आ जाएगा वो पास्ट का कंटिन्यूअस, इधर आ जाएगा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, या फ्यूचर का कंटिन्यूअस। फिर यहां राज रो लिया था, राज रो चुका था, तो आपका पास्ट परफेक्ट है। कौन सा है, पास्ट परफेक्ट। उसी तरीके से यहां प्रेजेंट का परफेक्ट है, या फ्यूचर का परफेक्ट है। फिर लास्ट में बचा जिसमें टाइम दे रखा था, राज आधे घंटे से रो रहा था, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो ये वाले जो होते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं। मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इधर आ जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इधर आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी सब में पीसी आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, ये तरीके थे। अब इन सबको हम एक साथ देख लेते हैं ताकि आपका झंझट दूर हो जाए। देखना समझना ध्यान से। अब मैं कहीं पे भी अगर एस लिखूं तो आप समझ जाना मैं कह रहा हूं सिंपल। क्या कह रहा हूं, सिंपल। अब मैं कहीं पे भी सी लिखूं तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। मैं कहीं पे भी पी लिखूं इसका मतलब हो जाएगा परफेक्ट। क्या हो जाएगा, परफेक्ट। और मैं कहीं पे भी पीसी लिखूं तो हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ गई बात। और अगर मैं PA लिखूं तो आप समझ जाना ये पास्ट है। क्या है, पास्ट है। PR लिखूं तो आप समझ जाना ये प्रेजेंट है। क्या है, प्रेजेंट। और F लिख दूं तो इसका मतलब क्या है, फ्यूचर है। क्या ये जानकारी आपके दिमाग में रहेगी, ये जानकारी दिमाग में रह जाएगी। S फॉर सिंपल, C फॉर कंटिन्यूअस, P फॉर परफेक्ट, PC फॉर परफेक्ट कंटिन्यूअस, PA यानी कि पास्ट, PR यानी कि प्रेजेंट, और F यानी कि फ्यूचर। देखो इससे क्या हो जाएगा सर, दिमाग में तो रख लेंगे, पर दिमाग में रखने से होगा क्या, वो क्या होगा जो मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान देना। यहां मैं लिख रहा हूं, ये तो मैंने लिख दिया। क्या हो गया, ये लच्छा अड़ा तो क्लास चल गई यार, क्या हो रहा है। यहां मैंने लिख दिया है टेंस, और वो टेंस मैं आपको बता चुका हूं कितनी तरीके के हैं, फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट। ठीक है, अब आप देखिए ये जो हमने टेंस लिखे हैं, इसमें यहां जो अलग अलग भाग में बनाऊंगा, पहला भाग में बना रहा हूं जिसको मैं लिख रहा हूं एस, यानी कि पास्ट का सिंपल। पास्ट का कौन सा वाला, सिंपल। पास्ट का सिंपल, पास्ट का सिंपल, प्रेजेंट का सिंपल, और फ्यूचर का सिंपल। फिर यहां लिख रहा हूं मैं सी। क्या लिख रहा हूं दोस्तों, सी। और सी का मतलब क्या हो गया, क्या हो गया यार ये, सी। तो ये हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। और उसके बाद यहां लिख रहा हूं मैं पी, यानी कि परफेक्ट। क्या हो जाएगा, परफेक्ट।
और यहां लिख रहा हूं पीसी, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इन डब्बों के अगर मैं नाम दिखाऊं आपको, डब्बों के भी नाम होते हैं। कभी डब्बा यूज किया कि नहीं किया? गांव में रहते तो डब्बे तो यूज करते ही हैं। छोटा मोटा कोई भी काम होता है जिसमें डब्बा चाहिए होता है। उसके बाद देखो ये आपके पास, अब आप देख पा रहे होंगे कि टेंस 3 तरीके के, हर टेंस के 4 डब्बे, यानी कि 4 तिया 12 प्रकार हैं। 12 टेंस हमें पढ़ने हैं। ठीक है सर जी, ये बता दिया। हिंदी में किसी भी वाक्य को पहचानने के लिए मैंने आपको कह दिया है, जो पास्ट का वाक्य होगा उसके लास्ट में जनरली था आएगा। क्या आएगा? था का मतलब था की फैमिली आ गई, था, थे, थी, थे। ठीक है, तो था थी वाले सारे के सारे किसमें आ जाएंगे? पास्ट में। और ह वाले ये किसमें आ जाएंगे? प्रेजेंट में। है, हूं, ही तो आएगी कैसे? सीमा घर जा रही, ही जा रही है, वो आएगा, ही थोड़ी। उसके बाद में फ्यूचर में क्या आ जाएगा दोस्तों? ग। क्या आ जाएगा? ठीक है सर। हिंदी पहचान देखो सबसे पहले ऐसे। अब इसमें हमें पता है कि ये प्रेजेंट के जितने भी वाक्य इन सब में है आएगा, लेकिन है तो चारों के पीछे आ रहा है, तो मैं कैसे पहचानूं प्रेजेंट में ये पहला वाला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है? तो पहचानने के लिए इसके पीछे आएगा दोस्तों ता है। अब आप समझ जाएंगे इससे, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ये सारे के सारे प्रेजेंट सिंपल की हिंदी पहचान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। वैसे ही प्रेजेंट में अगर आप कंटिन्यूस में जाओगे तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। वैसे ही आप प्रेजेंट के परफेक्ट में जाओगे तो चुका है तो सबके पीछे आ रहा है, बाद में लिख लेना। है तो सबके पीछे आ रहा है, लेकिन कौन सा है? चुका है। या फिर यहां ये भी आ सकता है, या है। या है कैसे? मैंने खाना खा लिया है, समझ आएंगे? तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये है। और यहां भी आएगा दोस्तों रहा है। फिर कंफ्यूजन होगी, सर आपने कह दिया वाक्य के लास्ट में ह आ जाए तो जान जाने का प्रेजेंट का है, लेकिन उसमें भी 4 तरीके के हैं। तो ता है आ जाए तो जान जाना कि प्रेजेंट में सिंपल का है, रहा है आ जाए तो प्रेजेंट में कंटिन्यूस का है, चुका है आ जाए तो प्रेजेंट में परफेक्ट का है, और रहा है आ जाए तो प्रेजेंट में परफेक्ट कंटिन्यूस का है। लेकिन सर यहाँ दिक्कत होगी, आपने यहाँ भी रहा है लिखा, यहाँ भी रहा है लिखा। तो ध्यान देना कि इसके अंदर काम की शुरुआत का समय दिया होगा, कार्य की शुरुआत का समय दिया होगा, या कार्य की शुरुआत का क्या दिया होगा? समय। लिख देता हूं, कार्य की शुरुआत, मतलब काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता, काम पूरा कब होगा आई डोंट नो, लेकिन काम शुरू कब हुआ वाक्य में पता चलेगा, है ना? कार्य की शुरुआत का समय दिया होगा, इसमें दिया होगा, वैसे चीज में भी दिया होगा, वैसे चीज में भी दिया होगा। है, हमारा देश जाति प्रधान देश है, हर चीज की जातियां होती कि नहीं होती? या ऊंची जात, नीची जात, दौड़ जात, काली जात, वैसे इसमें भी जातियां, ये तीनों एक ही जात के हैं, है ना? ये पास्ट का, ये प्रेजेंट का, ये फ्यूचर का, लेकिन ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। समझ आ रही बात? चलो चलो ठीक है सर। हिंदी में तो प्रेजेंट के चारों वाक्यों में से कोई सा भी आ जाए हम पहचान ले, पहचान लोगे? जरा पहचान के बताना। मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, प्रेजेंट सिंपल। ता है ये, ठीक है। अब मैं तुम्हें कह दूं कि मैंने तुम्हें पढ़ाया, ये बताओ, तीन ही टेंस में बताओ, पास्ट परफेक्ट, पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर में कैसे है? मैंने तुम्हें पढ़ाया, पास्ट पुरानी बात है, और पास्ट में भी वो कौन सा है तो अब बताएंगे आप। ठीक है, तो आप टेंस पहचानना सीखो। अब इसकी हिंदी पहचान कुछ भी नहीं होती, इसके पीछे कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। पढ़ाया, देखा, कूटा, टुकू, रेपटा में लिया, ये कुछ भी आ सकता है कि नहीं? पढ़े, साइकिल बेची, खरीदी, देखा, सोचा, है ना? कुछ भी हो सकता है। रमा ने सांप मारा, हालांकि रमा छिपकली से भी डरती है, सांप मार नहीं सकती, वाक्य में तो मार सकती है, तो मारा, पीछे का क्या लिखो मैं, पीछे रहा आता है, ऐसे थोड़ी हो सकता है, नहीं? तो इसकी हिंदी पहचान कुछ भी हो सकती है, सिंपली आप समझ जाना। इसकी जो पहचान होगी दोस्तों, उसके लास्ट में आएगा रहा, था, रही, थी, रहे, थे। तो रहा था, रही थी, रहे थे, इसमें आ जाएगा। इसमें चुका था, ये भाई पूरी लिस्ट कौन सी वाली है? था वाली नहीं है, था। तो इसमें
चुका था, चुकी थी, चुके थे। और इसमें क्या आ जाएगा? रहा था। अब आप समझ रहे होंगे कि रहा है और रहा है सेम है, पर इसमें क्या होगा? काम की शुरुआत का समय। वैसे रहा था और रहा था सेम है, लेकिन इसमें कार्य की शुरुआत का समय दे रखा है। ठीक है साहब, ये भी समझ गए। यहां देखना, ये सब ग ग ग वाले, तो ग ग ग ग तो सबके लास्ट में आएगा। इसके लास्ट में केवल गागेगी देखना है आपको, गा गे गी। लेकिन यहां रहा होगा, यहां चुका होगा, यहां भी रहा होगा। क्या आप समझ पाए? अगर आप देखें तो रहा रहा रहा, रहा रहा रहा, 6 जगह तो रहा आ गया। इसका मतलब सर यहां रहा रहा रहा, यहां भी रहा रहा रहा। रहा का मतलब क्या है? काम जारी है, और काम जारी होने को क्या बोलते हैं? कंटिन्यू। क्या बोल देते हैं? कंटिन्यू। इसका मतलब ये पास्ट का कंटिन्यूस हो, या प्रेजेंट का कंटिन्यूस हो, या फ्यूचर का कंटिन्यूस हो, या इधर परफेक्ट कंटिन्यूस के तीनों हो, कंटिन्यू शब्द जहां भी आया, इसका मतलब सर जी वहां रहा होगा वाक्य में। क्या होगा? कंटिन्यू आया मतलब रहा। अब केवल रहा, इसका मतलब कंटिन्यू। कार्य की शुरुआत का समय प्लस रहा, इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस। समझ की बात को? अब एक बात और देखो आप, रहा शब्द कहीं भी आया, इसका मतलब वो कोई न कोई कंटिन्यू है। कौन कोई कंटिन्यूस का टेंस है। रहा 12 में से 6 बार तो रहा आ गया, रहा आते ही कंटिन्यूस है। और जिस जिस भी टेंस में रहा आ रहा है, उसमें आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है? ड्रिंक यानी पीना, पी रहा, ड्रिंकिंग, लगे रो ठर्रा। टीच यानी पढ़ाना, पढ़ा रहा, टीचिंग। दौड़ रहा, रनिंग। कूद रहा, जंपिंग। देख रहा, सीइंग। तो आईएनजी, आईएनजी। रहा मतलब आईएनजी, रहा मतलब कंटिन्यू, और रहा मतलब आईएनजी। क्या समझ गए? कोई सा भी टेंस हो, रहा मतलब आईएनजी। समझा की बात? क्यों? वाक्य अलग तरीके से आ जाए, वो उसका चयन होने से रहा, तो वहां अलग है, वो वंचित, वो अलग बात है। काम जारी होना चाहिए। रहा मतलब आईएनजी। समझे नहीं समझे? रहा मतलब आईएनजी, रहा मतलब आईएनजी। अब रहा 6 तरीके का, 3 तरीके का रहा तो सिंपल आईएनजी, और बाकी 3 तरीके का जो रहा जिसमें कार्य की शुरुआत का समय दे रखा है, उसमें सिंस, फॉर, हैड बीन, हैज बीन भी बताऊंगा। ठीक है, चलो पीछे चलते हैं। ये हो गया सर, ठीक है। अब एक काम करो सर, आप वर्ब की फॉर्म कौन सी लगेगी वो बता दो। वर्ब का मतलब क्रिया होता है, काम का करना, है ना? ठीक है साहब, वर्ब की फॉर्म देख लो। कौन से कलर में देखोगे? इस कलर में देख लो। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। अब मार्च पास्ट करते हैं तब डंडा बजता है, वो 1 2 1 दड़ दड़, 1 2 1 बजता है कि नहीं बजता है? वैसे 1 2 1, समझ में आ गया? 1 2 1। अब आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, अब आगे तो सिंपल है। 434 434 434, क्या आ जाएगा? 434 434 434। मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, बाकी सब में चौथी फॉर्म। यहां सब में चौथी फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म, और यहां सब जगह थर्ड फॉर्म। सर जी आपने कहा रहा, रहा का मतलब कंटिन्यूस, रहा का मतलब कंटिन्यूस, रहा का मतलब कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस मतलब आईएनजी फॉर्म लगनी। ठीक है, वो बात ठीक है। वैसे अगर अपन देखें तो चुका 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 और परफेक्ट, किसी काम का पूरा हो जाना, उसी को तो बोलते हैं परफेक्ट। कहीं आदमी ने क्यों प्लास्टर कर दे, वापस आके देखो बहुत शानदार हो, वाह यार परफेक्ट काम कंप्लीट कर, व्यवस्थित कर, तो जो काम कंप्लीट हो गया वही परफेक्ट है। तो चुका शब्द आते ही मतलब परफेक्ट होता है। चुका शब्द आते ही क्या होता है दोस्तों? चुका का मतलब होता है परफेक्ट, और जहां भी चुका वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म, जहां भी चुका वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म। 6 बार रहा, आईएनजी लगा दी। 3 बार चुका, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। अब बच गए फर्स्ट सेकंड थर्ड, 1 2 1 1 2 1 बताया था आपको, ये 12 ही फॉर्म में याद होगी। 1 2 1 434 434 434, ऐसे भी याद रख सकते हो। 1 2 1 4 4 4 3 3 3 4 4 4। ठीक है,
ये वर्ब की फॉर्म में याद रखें। सर ये बात भी ठीक है, आगे बढ़ जाओ। फिर आप कभी कभी ये भी कहते हैं ना सर हेल्पिंग वर्ब नाम की भी कोई चीज होती है, बिल्कुल होती है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप देखना, दिल्ली में कुतुब मीनार, मतलब दिल्ली में कुतुब मीनार, आगरा का ताजमहल, है ना, बदेसर में बेरुबा की बिल्डिंग, तो ये बहुत फेमस चीज है। तो इनको केवल कारीगर ने नहीं बनाया, उनके साथ में दानके भी थे। तो जो मेन काम करने वाला होता है उसको मेन वर्ब कहते हैं, और उसके साथ में जो हेल्प करने वाला होता है उसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे मुख्य कारीगर को मिस्त्री साहब कहते हैं, ठेकेदार साहब कहते हैं, और लारे वजीन दानकियों के। ठीक है, तो दानकिए कौन कौन से हैं? यहाँ दो दानकिए आएंगे दोस्तों, एक का नाम रहेगा डू, दूसरे का नाम रहेगा डस। डू और डस। यहाँ एक ही दानकिया है बेड़ा में। ओ सॉरी 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 सॉरी, गलत कर दिया। टेंस आज उल्टे पुल्टे लिखे ना। ये पास्ट का है ना। यहां एक दानकिया आएगा और इस दानकिया का नाम रहने वाला है दोस्तों डिड। कौन सा है? डिड। गुण था गुण जान पचा पे हुई जावा, पर सुबह पहले क्या कही आवे? गिड। कही आवे? गिड। पर पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब कही है डिड, कही है डिड। ये डिड लगेगी केवल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है साहब, यहां डिड लगा देंगे। आगे वाले में बताओ पास्ट कंटिन्यूस में, इसमें दो चीजें हैं, वाज वर, वाज वर। अब ध्यान रखना, जिसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब आए वो तो एक वचन करता हो या बहुवचन करता सब में सेम लगेगा, लेकिन जिसमें दो दो हेल्पिंग वर्ब लिख दूं उसमें एक तो बहुवचन के लिए होती है और दूसरी एक वचन के लिए होती है। तो ध्यान रखना, मैं हमेशा क्या करूंगा, एक वचन वाली को ऊपर लिखूंगा न बहुवचन वाली को नीचे लिखूंगा। समझ जाओगे? इसका मतलब सर पास्ट कंटिन्यूस में अगर एक वचन करता आएगा तो वर्स लगाएंगे, न बहुवचन करता आया तो वर लगाएंगे। अब यहां बताओ, यहां हेड है, चलो एक वचन करता के साथ क्या लगेगा, और बहुवचन के साथ अरे हेड ही लगेगा ना, बेचारा अकेलो है। ये सिंगल ही लिखा ना यार, गरीब आदमी। ठीक है, तो एक वचन हो या बहुवचन हेड ही लगेगा। यहां पर क्या होगा दोस्तों, हेड के साथ में बीन। पुराने टाइम में सांप पकड़ते थे लोग तो बीन बजाते, पुंगी बजाते हो बीन, वो बीन। ठीक है, डिड, वॉज, वर, हैड, हैड बीन। समझा की बात? ये हो गया पास्ट खत्म। ठीक है सर, प्रेजेंट में आ जाओ। यहां दो होती है, अब डू डज होती है, लेकिन मैं इसको लिखूंगा डज और डू, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया। क्या बता दिया? एक वचन वाली को मैं ऊपर लिख रहा हूं, न बहुवचन वाली को नीचे रख रहा हूं, ताकि आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं पड़े। ठीक है, यहां इज और आर, एक वचन के लिए इज, बहुवचन के लिए आर, लेकिन आई के साथ एम लगता है। ध्यान रखना, आई के साथ क्या लगता है? आई एक स्पेशल आई, उसके साथ क्या लगता है? एम। 5-6 मेहमान आ जाते हैं घर के बाहर चाय पीने के लिए, है ना, पापा कहते हैं बेटा चाय लेके आए, एक डोकरो के नहीं यार चाय काम में नहीं आ रहा, वो स्पेशल वी दूध लाना पड़े पाचो पिता। वैसे ये इज आर में सारे चल जाएंगे, तो ये आई स्पेशल है, आई के लिए एम लगता है। आई इज गोइंग नहीं होता है, आई आर गोइंग भी नहीं होता ना, आई एम गोइंग। ठीक है, यह आती दो हेल्पिंग वर्ब है, एक तो होती हैज, एक होती है हैव। आप समझ गए, एक वचन के लिए हैज, न बहुवचन के लिए हैव। समझ गए? वैसे यहां हैज बीन या हैव बीन, तो भी आप समझ जाएंगे क्या? समझ जाओगे ना यार, आप इतने तो समझदार हो। अब चलो फ्यूचर टेंस में, दो टेंस तो हम निपटा बैठे, तीसरा बात। यहां जो हेल्पिंग वर्ब आएगी उसका नाम, क्या एक वचन बहुवचन का लफड़ा नहीं, इसमें अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। आई और वी, इसके साथ शेल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा। ठीक है, क्या ध्यान रखना। एक तो होता है ये घणो लांबो व्यू रे, विल और शेल देखना, शेल और विल, ये केवल आई और वी के साथ लगेगा। आई आ जाए तो भी शेल लगाना, वी आ जाए तो भी शेल लगाना, बाकी कोई कुछ भी आ जाए, यू आ जाए, राम आ जाए, मोहन आ जाए, श्याम आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको विल लगाना है। वो इसी इसमें देखो, शेल या विल जो अपन लगाएंगे
शेल या विल जो लगाएंगे दोनों में से एक ही लगेगा, उसके साथ में हमें बी लगाना है। क्या लगाना है? बी। इसका मतलब शेल बी या विल बी, शेल बी या विल बी। और यहां क्या करेंगे दोस्तों, जो शेल और विल अपन लगा रहे हैं, शेल और विल अपन लगा रहे हैं, उसके साथ हैव लग जाएगा। क्या लग जाएगा? हैव। शेल हैव या विल। अब यहां जो शेल हैव विल हैव लगा रहे हैं, शेल या विल लगा रहे हैं, उसके साथ हैव तो पहले ही लगा रहे थे, अब इसके साथ एक और लगानी, क्या? बीन। समझ गए बात को? एक सेकंड थोड़ा सा देख लें। नाना कर दिया? ठीक है साहब, कहीं बड़े रहे। एक वाक्य के अंदर अगर अपन सेंटेंस के अंदर पार्ट्स देखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें, तो खास करके उस वाक्य में हमारे पास जो चीजें आएगी उनका नाम होगा, एक को हम कहेंगे दोस्तों सब्जेक्ट। क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। दूसरे को अपन क्या कहेंगे? वर्ब। तीसरे को अपन क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट दो तरीके का, एक वचन और बहुवचन। वर्ब दो तरीके की, मेन वर्ब न हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट दो तरीके का, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी सारी चीजें दो तरह की। सब्जेक्ट तो अपन, सब्जेक्ट तुम्हें पता चलता है एक वचन बहुवचन का। राम एक वचन, राम एंड श्याम बहुवचन। समझ आएगा? मैं ये झूलता हुआ है, कभी इसमें चला जाएगा कभी इसमें चला जाएगा। ठीक है? तुम इसको हमेशा बहुवचन में लेना है। अकेला आदमी ने भी कहा तुम अच्छे लड़के नहीं हो, वो भी बहुवचन है। बहुत सारे लोगों को कहते हो तुम सब बेंडे हो, तो भी बहुवचन। अकेला नाम आ जाए तो एक वचन, हेला नाम आ जाए तो बहुवचन। ठीक है? अब हमने देख लिया, क्या क्या देख लिया? 12 ही टेंसों की हिंदी वाक्य को कैसे पहचानना देख लिया। उसके बाद उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी वो भी देख ली। उसके बाद उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी वो भी हमने देख ली। देख भी ली, पढ़ भी ली। आगे बढ़ जाए। ठीक, ये आपको मैं बाद में वापस से स्लाइड निकाल दूंगा, तुम देख लो। थोड़ा सा अभी रामायण कहां से शुरू हुई थी देखो आप। राजा रोया था थोड़ी देर पहले, है? राजा रोया, उसके बाद रो रहा था, सब बता दिया था आपको। टेंस 3 तरीके की। ठीक है? फिर आप देखो, नाम बता दिए थे। चलो, फिर शॉर्ट फॉर्म बता दी। एस का मतलब सिंपल, सी का मतलब कंटिन्यूअस। ठीक है? उसके बाद हमने 12 टुकड़े बनाए। एक आदमी जब निपट जाता है उसके बाद 12 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 12। तो वैसे ही टेंस जो होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार। अगर 12 दिन तक आप एक एक टेंस को पढ़ते रहेंगे तो एक आदमी का क्रियावर विजिट्रो टेम लागी खाली, पर इंग्लिश पूरी आपको फेवर में मिल जाएगा। ठीक है? चलो, ये सीख लिया सर जी। अब अब क्या होता है सर इनसे वाक्य बनाना। अंग्रेजी का वाक्य हो तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना, न हिंदी का वाक्य हो तो उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना। चलो बढ़ जाते हैं आगे। चलो, हिंदी का कोई एक वाक्य मैं आपको लिख के देता हूं। जैसे, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता, तो यहां देखना जमकुड़, इधर देखना, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ये वाक्य में जब बोला तो इसमें जो काम करने वाला है, कार्य करने वाला, और उसके उसके बाद ये जो है कार्य करने वाला है। अब ये कौन कोई काम कर रहा है, इसके अंदर होने वाला कार्य, इसमें होने वाला कार्य, और उसके बाद जो अधिकरण है। तो जो काम करने वाला है वो है मैं। कौन है? मैं। क्या काम कर रहा है इसमें? पढ़ाना। उसके बाद क्या पढ़ा रहा है? जो क्या का आंसर आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ये इंग्लिश पढ़ाता है। क्या पढ़ा रहा है? इंग्लिश। तो ध्यान देना, ये जो मैं, इसको इंग्लिश में आई कहते हैं, पढ़ाना इसको इंग्लिश में टीच कहते हैं, और इंग्लिश को इंग्लिश में इंग्लिश कहते हैं। ठीक है? ये जो कार्य करने वाला होता है इसी को हिंदी में कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं भैया? कर्ता।
और ये जो काम करता है उसी को बोलते हैं क्रिया। क्या बोल देते हैं? क्रिया। और जो कर्म है इसको ऑब्जेक्ट कह देते हैं, कर्म कह देते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। इसी को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सब्जेक्ट। इसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं और इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब सर मैं तो क्या हो गया? सब्जेक्ट। सर ये तुम्हें क्या है? तुम्हें, ये तुम्हें भी तो ऑब्जेक्ट है। क्या और किसको? क्या और एक और शब्द क्या आता है? किसको। ये तुम्हें, तुम्हें यानी कि यू, ये भी क्या है? कर्म, यानी कि ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट। इसमें भी देख लो, अंग्रेजी जिंदा है कि तुम जिंदा हो? अपन जिंदा है, तो तुम हो गया। जो जिंदा होता है उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोल देते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो मरा हुआ ऑब्जेक्ट है, निर्जीव है, जिसमें जीव नहीं है, जो फड़फड़ा नहीं सकता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। इसका मतलब देखो सर जी, सब्जेक्ट हो गया, ये दोनों ऑब्जेक्ट हो गए, और ये क्या हो गया? वर्ब। यानी कि जब आप हिंदी का वाक्य पढ़ेंगे, हिंदी का वाक्य पढ़ेंगे, तो हिंदी के वाक्य में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब आएगी। लेकिन अंग्रेजी ऐसा नहीं करती है। अंग्रेजी क्या करती है, इसको अगर मैं ट्रांसलेट करके बताऊं तो आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू। अब यहां देखना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब था, लेकिन इधर देखो, ये हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। यानी कि हिंदी चलती है एस ओ वी के मोड में और अंग्रेजी चलती है एस वी ओ के मोड में। समझा की बात आपको? जब डू डज पे से आपके साल लगा हुआ, इसके कुछ नियम है, समझाने पड़ेंगे, इसलिए तेरे को पता डू डज क्यों नहीं लगा, जो बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। जा, इसका मतलब देखो, हिंदी वाक्य जो होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब चलेगा, और इंग्लिश का जो सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चलेगा। समझा की बात? अब हम यहां पे जो वाक्य देखेंगे हर टेंस में, वो वाक्य देखेंगे तीन तरीके के। एक तो सीधा साधा वाक्य, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। एक थोड़ा टेढ़ो वाक्य, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता। एक प्रश्न वाला वाक्य, क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। तो जो सीधा साधारण सिंपल सा वाक्य होगा उसको बोल देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। और जिसमें नटारा हो रहा होता है, जिसमें मना किया जा रहा होता है, उसको बोल देते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या बोल देते हैं? नकारात्मक वाक्य। और जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक। बीच में नहीं बोलना है बेटा, ठीक है। देखो, तो यहां पर चार तरह के भी पढ़ाते हैं बहुत सारे लोग, मैं आपको तीन तरीके का पढ़ा देता हूं। एक होगा सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, इसको बोल देते हैं दोस्तों अफर्मेटिव। क्या बोल देते हैं? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आपको क्या है कि मैं हर टेंस में अलग से फॉर्मूले नहीं लिखाऊंगा, केवल ये तीन फॉर्मूले लिखाऊंगा, उनसे आपका सारा काम चल जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा आपका आ जाता है दोस्तों नकारात्मक वाक्य। कौन सा रात्मक? नकारात्मक। इसको बोल देते हैं दोस्तों निगेटिव। क्या बोल देते हैं? निगेटिव सेंटेंस। तीसरा आ जाता है आपका प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जो वाक्य होगा उसको बोल देंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब जब भी हम सकारात्मक वाक्य बनाएंगे, उसमें फार्मूला जो यूज करेंगे, यूनिवर्सल फार्मूला याद रख लेना। सबसे पहले लगा देना है सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद लग जाएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लग जाएगी आपकी मेन वर्ब, और उसके बाद लग जाएगा आपका नकारात्मक बनाओगे तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस,
और इंटरोगेटिव बनाओगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये तीन फॉर्मूले से पूरे सारे के सारे टेंसों के वाक्य अपन बना सकते हैं। ये तीन फॉर्मूले याद रखना, ठीक है। पर ध्यान रखना किसी किसी अब यहां ध्यान देना, मैं एक बताता हूं। ये जो नकारात्मक सेंटेंस है और ये जो प्रश्नवाचक सेंटेंस है, आगे लिखा देता हूं, चलो। नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक, नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनते, बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनते। इसका मतलब आपको अगर नकारात्मक वाक्य बनाना है तो नोट लगाना पड़ेगा। गारंटेड बात है कि उस नोट से पहले कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सुनना की बात। लेकिन अब हेल्पिंग वर्ब तो सकारात्मक में भी लगती है, लेकिन दो जगह ध्यान रखना है, एक तो प्रेजेंट सिंपल न एक पास्ट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल तथा पास्ट सिंपल में सकारात्मक वाक्य, कौन सा वाक्य? सकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, हेल्पिंग वर्ब नहीं। यानी प्रेजेंट सिंपल का सकारात्मक वाक्य बनाओ तब आपको जो डू डज लिखवाई हेल्पिंग वर्ब वो नहीं लगानी है, सीखे। और पास्ट सिंपल का जब साधारण वाक्य बनाओ, सकारात्मक वाक्य बनाओ, तो जो हेल्पिंग वर्ब डिड लिखाई थी वो नहीं लगानी है। बाकी नकारात्मक बनाओगे हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, प्रश्नवाचक बनाओगे हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद एक और देखो नियम, यदि कहीं भी वाक्य में डू, डज या डिड का प्रयोग हो गया है तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट। आप अगर वाक्य में डू डज डिड लग गयो, डू डज डिड में कोई भी एक, तो उसके बाद गोज के, वेंट के, गोन के, गोइंग के ऐसा नहीं कर सकते, केवल गो। प्ले का मतलब प्ले, रीड का मतलब रीड, राइट का मतलब राइट। यूनिक राइट्स और राइटिंग और रिटर्न ऐसा नवरा कहीं नहीं लगेगा, खाली डू डज डिड दिखना चाहिए। डू डज डिड नजर आया, इसका मतलब सीधी सीधी सिंपल सब साफ सुथरी हावड़ी तक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाए, ठीक है। अब देखो सेंटेंस पे आते हैं, वाक्य लिखता हूं। ये जो मैंने आपको बताया था पास्ट का सिंपल, इसको ले लेते हैं सबसे पहले। पास्ट का क्या ले लेते हैं? सिंपल। बीते हुए टाइम का कोई साधारण सा वाक्य ले लेते हैं। पास्ट सिंपल टेंस। मैंने क्या बताया, इसकी कोई पहचान नहीं है, बस आपको पता चलना चाहिए कि पुराने टाइम में वाक्य हुआ है, उसमें रहा था, चुका था, नहीं आना चाहिए। रहा था, चुका था, नहीं आना चाहिए। रहा था, चुका था, नहीं आना चाहिए। चलिए देखो, जैसे मैंने कहा था राज रोया, अब उसी वाक्य को मैं लिख देता हूं, राज कल रोया। अब इसको अगर मैं नकारात्मक में बनाना चाहूं तो मैं लिखूंगा राज कल नहीं रोया, मतलब परसों खूब रेपना खाती, परसों रोयो। तीसरा, क्या राज कल रोया? अब सर यार सूत्र बताओ ना, इनके सूत्र बताने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्या आपको यह समझ में आ गया कि राज रोया जो है वो पास्ट सिंपल का वाक्य? ये बात क्लियर है? इधर देखना बोर्ड पे, क्या देख रहा है उधर है? मच्छर और मक्खियों के जेंडर डिफाइन कर रहा है क्या? तो ये मक्खी है मक्खा है, इतना गौर से क्या देख रहा है? उसको इधर देखना बेटा। तो पास्ट का सिंपल जिसमें हेल्पिंग वर्ब डिड लगती है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा? प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के
सकारात्मक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी। फॉर्मूले देख लो, कोई भी सकारात्मक वाक्य बनाऊंगा कैसे बनाऊंगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यही फॉर्मूला है। इसका मतलब सर इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, या सर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। मैं बार बार लिखूंगा इन फॉर्मूलों, इन 3 फॉर्मूलों को, ताकि तुम्हें याद हो जाएंगे। मती बजा रहे नोट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यहां पर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है। मैंने कहा कि पास्ट सिंपल में जो साधारण वाक्य है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। इसका मतलब इसका फॉर्मूला हो गया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हाँ सर, चलाते हैं। मैंने कहा दोस्तों कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, बाकी इसमें तो लगेगी, इसमें लगेगी। अब आप मेरे को बता सकते हो पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या थी? मेरे दिमाग में एक चक्कर और सेट हो गया। देखो, मैं हर बार जब भी पढ़ाता हूं, सुनो एक सेकंड, गलती हो गई। मैं जब भी पढ़ाता हूं तो मैं क्या करता हूं, प्रेजेंट, पास्ट और फिर फ्यूचर पढ़ाता हूं, तो दिमाग में वो फर्स्ट में प्रेजेंट चल रहा है। तो यहां जो मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लिखी है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी है? फर्स्ट, वहां पर सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, वो हर बार वाली आदत रहेगी तो ये। हाँ, नीचे तो फर्स्ट ही है, तो ऊपर का क्रम चेंज कर दिया ना। अब देखो, देखो, बस आपको पता है कि अगर कहीं पे भी टेंस चार्ट बनाया जाएगा तो मार साहब ने बोला, क्या बोला मार साहब ने? टेंस, टेंस 3 तरह के, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और इनके जो 4 भाग हैं, कितना भाग है नाना? 4 भाग है। इसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब बताई थी आपको 2, 1, 1, 400, मतलब 434, 434 और 400। इसका मतलब अभी जो भाग पढ़ रहे हैं उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा। सब्जेक्ट राज, अब ये वाली तो इसमें लगती नहीं है, इसमें नहीं लगती। मेन वर्ब, मेन वर्ब में भी कौन सी? टू। रोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीप या क्राई। गोनो सिरे सिरिन रोवे तो विने क्या क्राई। और शोर शोर रोवे ना, पटका पग पटी पटकी रोवे, है ना, जब उसको कुल्फी नहीं दिलाते हैं, कुल्फी वाला निकल जाता है देखते देखते, तब, है ना, तो वो होता है क्राई। बाकी जनरली यूं बशु का तन तन रोवे, हरियाणा पिंदा मुन्ना उपाड़े ने वीप कहवे, क्या है भैया? है ना। तो राज रोया, मान लीजिए वीप, तो वीप की कौन सी फॉर्म लेनी दादू? सेकेंड। तो इसकी वीप की सेकंड फॉर्म होती है वेप्ट। अब क्या बच गया सर? राज रो लिया, राज रो लिया। कल, अब कल कौन सा? जो चला गया, जो आ रहा है वो। मैं कह रहा राज कल रोया, उसका मतलब वो चला गया, वो कल कब आएगा? वो कल चला गया। और जो चला गया उसको डस्टर दे, मतलब यस्टरडे कहते हैं। क्या कहते हैं? यस्टरडे। अब जो आने वाला, छोरा घणो हो जाए इन्हें, हाँ अभी और देता है। तो राज वेप्ट यस्टरडे, हो गया काम। राज कल नहीं रोया, सब्जेक्ट राज, हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी दोस्तों? क्या बताई थी? डिड। हेल्पिंग वर्ब आ गई आपकी डिड। राज डिड नॉट वर्ब। अब यह ध्यान रखना, एक नियम बताया था अभी, जिस वाक्य में डू डज डिड आ जाए उसमें हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म। राज डिड नॉट वीप, यहां वेप्ट मत लिख देना। राज डिड नॉट वीप कल, यस्टरडे। क्या जाएगा? यस्टरडे। क्या राज कल रोया? हेल्पिंग वर्ब, डिड सब्जेक्ट, राज वर्ब, डिड आ गया, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड राज वीप यस्टरडे, और यह पोंसडी, यह लगानी जरूरी है।
क्या मेरी बात समझा? घुसी दिमाग में? चार मतलब ये 3 वाक्य हमने बनाए, 3 और तुम्हें देता हूं, कोशिश करो देखें। सोहन ने एक बार जलाया, सोहन ने एक बार नहीं जलाया, और तीसरा क्या सोहन ने एक बार जलाया। ठीक है, इन तीनों सेंटेंस को आप बनाने की कोशिश करें। जलाने को बोलते हैं दादू बर्न, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है बर्नट, और इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है बर्नट, और आईएनजी वाले की जिसमें जरूरत ही नहीं है। तो आप इन तीनों सेंटेंस को बनाने की कोशिश करो। इसके बाद अगली क्लास कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच। तो उसमें मैंने क्या बताया था, देखो आप बात समझो। मैंने क्या बताया था? जलाया। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के सकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। पास्ट सिंपल का सकारात्मक था, डिड नहीं आया मतलब डिड नहीं लगाया। ठीक है, ध्यान। इसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये सेंटेंस आप बनाओ। क्या इस क्लास को कल कंटिन्यू करें? ठीक है, अभी यहां तक का नोट डाउन कर लो, आपको जो भी करना है। और सुनो भाई साहब, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, हाँ, अच्छा कंटेंट मिल है। रणवीर के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। रणवीर के चैनल का नाम है भैरव क्लासेस बदेसर। क्या नाम है दोस्तों? भैरव क्लासेस बदेर। तो इस तरीके से कि आप कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। इसके साथ थैंक यू सो मच।